मेरा 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस है आपका टेक्निकल लाइन पे। और मैं पहले डेटा सेंटर में मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पहले HP टेक्नोलॉजीज में काम करते थे। मतलब HP जो आपका जो सर्वर्स बनाता है दुनिया में लीडिंग अभी पोजीशन पे है HP। तो उधर पे मैं 10 साल काम किया। उसके बाद मैं एक्सेंचर में गया था। एक्सेंचर में 3 साल काम किया। अभी विप्रो में 2 साल होने को जा रहा है। तो विप्रो में अभी मैं डेटा सेंटर का नहीं करता हूँ। मैं अभी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ। मतलब मैं क्लाउड में काम करता हूँ। ठीक है, मैं गूगल क्लाउड और ये AWS क्लाउड में काम करता हूँ। तो उधर पे मेरा पूरा मतलब अभी काम करने का मतलब एक्सपीरियंस वही है मेरा। 5 साल में मैं 5 साल से मैं क्लाउड से ही काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं गूगल क्लाउड में सर्टिफिकेशन किया हूँ। अभी AWS में थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये मैं आज का जो सेशन है ये थोड़ा हटके है। मतलब AI तो है, AI तो रिलेटेड है, लेकिन ये जो हम लोग का जो डेटा सेंटर आया, ठीक है, अभी का जो मेन मुद्दा है जो डेटा सेंटर, इतना साल हम लोग वेट किया डेटा सेंटर के लिए। तो डेटा सेंटर आने के बाद अभी हम लोग लॉन्च होने को जा रहा है। हमारा सारा प्रोडक्ट उधर पे मार्च हो गया ऑलरेडी। अभी काम चल रहा है उधर पे। तो ये क्या है डेटा सेंटर? ठीक है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से मैं थोड़ा बेसिक नॉलेज इधर पे रखने जा रहा हूँ। क्योंकि इधर से डेटा सेंटर जो सब्जेक्ट है ना, बहुत बड़ा चीज है। मतलब ये मैं थोड़ा आधा घंटा सेशन से मैं किसी को समझा नहीं पाऊंगा जो क्या है। ठीक है, लेकिन कुछ आइडिया बेसिक होगा तो उससे क्या होगा, आपको समझने के लिए आसान होगा कि क्या होता है, क्यों सर ये डेटा सेंटर को लेके इतना कॉशस है, मतलब इतना तब सीरियस है। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा पहले कि हम लोग का ऑनपैसिव जो वेबसाइट था, मतलब onpassive.com और वो फाउंडर्स, ये AWS में चलता था। ठीक है, AWS में मतलब Amazon क्लाउड पे। तो उधर पे हम लोग का महीने में 1,50,000 डॉलर रेंट देना पड़ता था, सिर्फ वो साइट को चलाने के लिए। ठीक है, तो ये जो रेंट है ये कंपनी का एक्स्ट्रा कॉस्ट है। ठीक है, ये हम लोग से भी नहीं ले रहा है, ये कंपनी मतलब एज प्रूफर है खुद का पॉकेट से दे रहा था ये वेबसाइट चलाने के लिए। तो जब हम लोग का जो डेटा सेंटर आ गया, हम लोग का एक नहीं दो दो डेटा सेंटर आ गया, तो ये जो है ये अभी उस डेटा सेंटर से हम लोग का साइट चल रहा है। बीच में माइग्रेशन के लिए कुछ दिन कुछ महीने पहले ये हुआ था, माइग्रेशन हुआ था AWS से अब हमारा खुद का डेटा सेंटर में। तो ये जो माइग्रेशन अभी क्या हुआ, अभी AWS से हटके हम लोग का खुद का डेटा सेंटर में आ गया। तो अभी जो जो कॉस्टिंग था डेटा सेंटर का 1,50,000 रुपए US डॉलर का, वो अभी हम लोग को देना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग का जो वेबसाइट है जितना सारा कुछ है, और ऑनपैसिव का जो ओ फाउंडर्स का जो साइट है, ये पूरा अभी हम लोग का डेटा सेंटर से ही चल रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोलना चाहूंगा कि ये डेटा सेंटर क्या है और क्यों ये डेटा सेंटर का जरूरत आया फ्यूचर में। पहले ये नहीं था, पहले 15 साल पहले ये सब कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, जब मैं इधर पे आया था तब ये डेटा सेंटर बाद में आया। पहले तो हम लोग छोटा मोटा PC से काम करता हूँ। तो ठीक है, तो यही मैं आप इधर से मतलब थोड़ा डिटेल्स में जाऊंगा। मेरा तो जो स्लाइड है वो स्लाइड्स के द्वारा मैं थोड़ा बोलना मतलब समझाने के लिए कोशिश करूंगा। तो पहले क्या है, पहले मैं बोलना चाहूंगा जो व्हाट इज डेटा सेंटर। डेटा सेंटर जो है ये एक बहुत सारा सर्वर्स, बहुत सारा सुपर कंप्यूटर लेके बना हुआ है। मतलब ये स्लाइड्स तो देख रहे हैं, ये जो सारा लंबा लंबा जो लाइट सब जल रहा है ये है रैक बोलते हैं इसको। तो ये पूरा डेटा सेंटर के अंदर का भाई मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये डिटेल्स में जाऊंगा बाद में। तो ये मैं पहले एकदम 15 साल पहले या 20 साल पहले का जो मैं बोलूंगा कि बात है, ये है पहले हम लोग का क्या था, एक CPU था, एक मॉनिटर था, एक कीबोर्ड था, माउस था। उधर पे हम लोग काम करते थे। उधर पे क्या था, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एक फ्लॉपी डिस्क होता था। सारा दिन का हम लोग जो काम करते थे वो फ्लॉपी डिस्क में हम लोग स्टोर करके रख देते थे, या स्टोर करके थोड़ा कोई सिक्योर जगह पे हम लोग उधर को मतलब लॉक करके रख देते थे। ये डेटा है फ्लॉपी डिस्क। तो ये जो डेटा था पहले इतना सारा ग्राफिकल ये नहीं था, सॉफ्टवेयर नहीं था, ये सब कुछ नहीं था। पहले डॉस में काम होता था। ठीक है, छोटा मोटा प्रोग्राम था, तो वो छोटा मोटा प्रोग्राम से वो फ्लॉपी डिस्क में आ जाता था।
लेकिन जितना दिन गया, जितना काम का लोड बढ़ा, आईटी में जितना सारा इन्वॉल्व हुआ सब कुछ, तब हम लोग का क्या आया, तब हम लोग का सीडी आया। ठीक है, सीडी से हम लोग डीवीडी में गया। तो ये जो स्पेस है डेटा का, ये बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। तो ये मतलब क्या होता थे कि ये काफी नहीं हो रहा होना था। मतलब ये आपका जो सीडी में कितना था, मतलब आपका 100 GB या 200 GB इधर पे आता था। सॉरी, जीबी नहीं, मतलब 100 MB 200 MB का आता था। ठीक है, डीबीडी में 1 GB 2 GB का आता था। तो बाकी सब जो प्रोग्राम था, बाकी जब डेटाबेस था, वो दिन का दिन बढ़ता गया। ठीक है, क्योंकि मार्केट में जितना काम होता था, ये दिन का दिन बढ़ते बढ़ते ये भी काफी नहीं हो रहा था। मतलब सीडी डीवीडी फ्लॉपी तो छोड़ दीजिए, सीवी डीवीडी में भी डेटा नहीं आ रहा था। तो उस टाइम के बाद एक कंसेप्ट आया कि एक सेंट्रल मतलब एक हाई कंप्यूटर सिस्टम खड़ा होना चाहिए, जहां पर हाई कैपेसिटी होगा, जिसमें 100 GB 200 GB का स्पेस होगा, जहां पर हम लोग डेटा रख सकते हैं। क्योंकि तब ये डीवीडी, मतलब ये डीवीडी घुसाना फिर निकालना, इस पर ये टाइम लगता था। और मानिए कि एक सेंट्रल यूनिट नहीं था, किसी के इंडिविजुअल था, तो वो वाला इंडिविजुअल लेके फिर क्या करता है, दूसरा कंप्यूटर में लेके उधर पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता था। मतलब इस कंप्यूटर से कॉपी करके उधर पे लेके जाने तक जो टाइम लगता था, वो भी मतलब बहुत क्रिटिकल हो गया। मतलब ये टाइम टाइम कंज्यूम हो गया। मतलब इतना टाइम नहीं था। मतलब दुनिया जितना बढ़ रहा है, मतलब जितना उस समय धीरे धीरे आईटी का जो सारा दुनिया में जो आईटी का जो रूल होने जा रहा था, तो उस समय उतना टाइम नहीं था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग मतलब यूनिट खड़ा किया, जिसको बोलता है सर्वर नाम दिया। तो वो क्या करता था, वो मतलब थोड़ा नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट में जाते थे, थोड़ा वो नेटवर्क स्विच ये वगैरह से ये हम लोग उधर पे एक्सेस करते थे। मतलब मानिए एक सेंट्रल यूनिट था, उधर पे आप पीसी से लैपटॉप से या सेंट्रल कंप्यूटर से भी वो कनेक्ट करके उधर पे जितना सारा दिन का जो काम होता था, वो एक सर्वर में जाके स्टोर होता है। तो क्या होता था, किसी को अगर डेटा का कुछ जरूरत होता तो उधर पे लॉगिन करके, मतलब मानिए कि आप लैपटॉप से लॉगिन किया, लॉगिन करके वो सर्वर का एक्सेस करके वो डेटा वो ले सकते थे। एक सेंट्रल यूनिट था। ठीक है, तो ये जो सेंट्रल यूनिट था, इसको रखना भी बहुत परेशान का काम है। मैं थोड़ा स्लाइड जूम करता हूँ। तो ये टाइप का होता था, मतलब एक रैक होता था, और नीचे थोड़ा डेस्कटॉप जैसे जो दिख रहा है, ये इसको छोटा छोटा सर्वर कहते थे। ठीक है, तो 4 डेस्कटॉप जैसे दिख रहा है, इसको सर्वर कहते थे। ये क्या कहते थे, ये नेटवर्क स्विच से कनेक्ट होते, ऑफिस में सारा जितना सारा एम्प्लॉय है उधर पे आपको एक्सेस मिलता था। तो ये जो सिस्टम था, ये बहुत क्रिटिकल, मतलब बहुत बड़ा एक सीपीयू था, जो उसमें बहुत हीट जनरेट होता था। इसको अलग से रखना होता था, क्योंकि ये अगर बंद हो जाएगा या कुछ प्रॉब्लम आएगा, तो ये मतलब पूरा ऑफिस का काम रुक जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये तो एक छोटा ऑफिस का हो गया। ठीक है, छोटा ऑफिस का हो गया, मतलब मानिए क्या 100-200 एम्प्लॉय काम कर रहा है, तो एक छोटा डेटा सेंटर खड़ा किया, छोटा सर्वर रूम खड़ा किया। तो छोटा सर्वर रूम में एक सर्वर, 2-3 सर्वर ले लिया एक रैक में, जो एक रैक देख रहे इधर पे बाकी एक्सेस कर रहा था। लेकिन ये तो हो गया आपका एक छोटा ऑफिस का। लेकिन ये भी बहुत टिपिकल टाइप का था। मतलब इसका जो मेंटेनेंस है, ये मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली। मतलब ये इसका मतलब इतना हीट जनरेट करता था, 24/7 इसको रन करना पड़ता है। ठीक है, इसका अलग से स्पेस देना पड़ता है। तो ये सारा प्रॉब्लम आता था। क्या क्या प्रॉब्लम आता था, देखिए पहले हुआ पावर। मतलब अगर सर्वर एक फेस से चल रहा था, अगर मानिए पावर कट हो गया, तो पूरा मतलब बंद हो गया, आपका पूरा ऑफिस का प्रोडक्शन रुक जाएगा, काम रुक जाएगा, क्योंकि सर्वर बंद हो गया, पूरा एम्प्लॉय बैठा रहेगा। तो इसका प्रॉब्लम है। मतलब उसके लिए 2 पावर चाहिए या 2 फेस चाहिए, जिसके लिए एक फेस चला गया तो दूसरा फेस से वो काम सर्वर चलना चाहिए। फिर आता था सिक्योरिटी का प्रॉब्लम। सिक्योरिटी में प्रॉब्लम के क्या है, इसमें मानिए एक डेडिकेटेड रूम होना चाहिए था, जहां पर ये पूरा सर्वर रूम बोलते हैं उसको। तो उधर पे एक मतलब कोई भी अचानक से जा नहीं सकता है, इस टाइप का सिक्योरिटी। मतलब अगर कोई जाके कुछ कर देगा तो पूरा ऑफिस का काम हैम्पर हो जाएगा। तो ये गया आपका सिक्योरिटी का। फिर आता है आपका कूलिंग का। मतलब
जो कूलिंग है ये मानिए 24x अगर सर्वर चला गया तो वो कूलिंग भी 24x7 चलना चाहिए, ठीक है, सालों में 365 डेज। तो ये जो है इसके लिए कूलिंग का जो एक एसी लगाना, उसका जो कॉस्टिंग, वो अगर प्रॉब्लम हो गया अगर तुरंत उसको रिपेयर करना होगा, नहीं तो सर्वर गर्म होकर बंद हो जा सकता है, ये सब प्रॉब्लम आता है। और इक्विपमेंट कॉस्ट भी बहुत है, इसका मानिए कि सर्वर का कुछ स्पेयर खराब हो गया, इसका जो केबल है ये नॉर्मल केबल जैसा नहीं है, ठीक है, इसका केबल का बहुत कॉस्टिंग होता है, एक एक केबल खराब हो गया तो 5,000 6,000 रुपए 10,000 रुपए का उसका कॉस्टिंग पड़ता है, तो उसका कॉस्टिंग भी बहुत है। और प्रॉपर प्लेस होना चाहिए, मतलब एक रूम आपको बनाना होगा जहां पर पूरा प्रॉपर कूलिंग पावर ये सब करने का पूरा चांस मतलब रहना होगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और फिर क्या होता है आपका ऑनलाइन अटैक ऑफलाइन अटैक, मतलब ऑनलाइन अटैक मतलब मानिए क्या वायरस अटैक हो गया, मतलब सर्वर इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो वायरस आ गया, तो उसके लिए तो प्रॉपर एंटीवायरस बोलिए, फायरवॉल बोलिए, तो ये सब होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा उस वो भी और एक कॉस्टिंग है, तो वो मेंटेनेंस करना भी आपका जरूरत है, नहीं तो क्या होगा ऑनलाइन अटैक अटैक हो गया तो आपका डेटा करप्शन हो सकता है सर्वर से, मानिए कुछ वायरस अटैक होता है, वायरस घुस के पूरा डेटा करप्शन कर दिया तो पूरा ऑफिस का डेटा गया, तो ऑफिस का प्रोडक्शन हैम्पर हो गया, तो बहुत सारा लॉस हो जाएगा कंपनी का। तो ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये मतलब एक सिंगल रूम पे अगर आप सर्वर रूम बोल के खड़ा किए तो ये सब प्रॉब्लम आता है। ये तो मानिए छोटा कंपनी में ठीक है, चले इतना पैसा नहीं है तो छोटा एक सर्वर रूम खड़ा किया तो वहां पर चालू करके 100-200 आदमी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जो पूरा वर्ल्ड में इतना सारा डेटा वहाँ कहाँ जाएगा, मानिए कि आपका फेसबुक, यूट्यूब, ठीक है, व्हाट्सएप, जी सारा इंस्टाग्राम, ये जो सारा हर दिन एक एक सेकंड उधर का डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तो डेटा कहाँ पर स्टोर होगा, मतलब ये तो एक छोटा ऑफिस का हो गया, छोटा कैपेसिटी का है एक सर्वर रूम, लेकिन ये कहाँ जाएगा। जब ये फेसबुक आया था तब ये डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट आया, फेसबुक का जो खुद का डेटा सेंटर, गूगल का खुद का डेटा सेंटर, ये क्यों खड़ा किया, क्योंकि वो देख रहा है ये हम लोग जब छोटा एक सिंगल डेटा सेंटर से ये चल नहीं रहा है, मतलब इतना करोड़ों यूजर का डेटा, इतना यूट्यूब में तो सारा दिन वीडियो अपलोड हो रहा है, वीडियो सॉन्ग्स ये सब हो रहा है, तो यहाँ कहाँ स्टोर हो रहा है, आप कहाँ से वो देख रहे हैं, लेकिन वो किसी जगह पर तो स्टोर होना चाहिए, अनलिमिटेड कैपेसिटी होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा वो फुल हो जाएगा तो आपका कुछ नहीं एक्सेस मिलेगा। ये सब सोचते सोचते तब ये हम लोग का जो इंजीनियर है जितना, तो अब ये डेटा सेंटर कॉन्सेप्ट ले आया, जो हम एक दुनिया में एक सेंट्रलाइज्ड सेंटर बनाएंगे जहां पर सारा दुनिया का डेटा स्टोर होगा, ठीक है, किसी मतलब अनलिमिटेड स्टोरेज होगा, मतलब उधर पे ऑटोमेटिकली सब कुछ एक्सेस मिलेगा, लॉगिन किया आपका डेटा मिलेगा सब कुछ, इस टाइप का कॉन्सेप्ट सोचा। तो ये पहले का जो है, पहले का जो एकदम पहले का जो डेटा सेंटर का जो नॉलेज मतलब कॉन्सेप्ट लेके आया था वो है गूगल। गूगल में जो अभी का जो गूगल का जो डेटा सेंटर है अभी मेनली यूएस में है, तो मैं दूसरा स्लाइड पे जा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं, ये मैं स्लाइड बड़ा करता हूँ, ये गूगल का डेटा सेंटर का पिक्चर है जो यूएस में है। ये तो एक सिंगल मैं डेटा सेंटर का बोल रहा हूँ, ये गूगल का अभी सारा दुनिया में कई हजारों डेटा सेंटर है, ठीक है, जोन वाइज उसका डेटा सेंटर है। तो ये जो डेटा सेंटर है इसका जो मेंटेनेंस है ये बहुत बड़ा, मतलब एरिया जो होता है बहुत बड़ा एरिया जोड़ के होता है, मतलब एक बड़ा स्टेडियम मानिए 2-3 फुटबॉल स्टेडियम जोड़ के जितना स्पेस होता है तो वो उतना स्पेस लेके ये पूरा डेटा सेंटर होता है एक डेटा सेंटर का। तो ये आपका आ गया ये वाला, और ये आता है आपका डेटा सेंटर के अंदर का, ये जो देख रहे हैं आपका रैक है इसको बोलते हैं एक एक का, और उसके अंदर में जितना सारा कलरफुल लाइट दिख रहा है सब एक एक कंपोनेंट्स है, एक एक इक्विपमेंट है, सर्वर से नेटवर्क स्विचेस से बहुत कुछ है। तो ये इधर पे अदर पे ये गूगल डेटा सेंटर का अंदर का एक पिक्चर है जहां पर मैं इधर पे स्लाइड पे दिया था। तो इस सब का होता है, मतलब एक एक डेटा सेंटर में कई हजारों रैक होता है और लाखों उधर पे सर्वर होता है, तो एक एक सर्वर का कैपेसिटी भी बहुत है, ठीक है, मतलब उधर पे अनलिमिटेड स्टोरिंग कैपेसिटी होता है और इधर पे रिडंडेंट बहुत होता है, मतलब कोई कभी भी बंद नहीं होगा, ये जो पावर का प्रॉब्लम ये सब सब उधर पे डुअल पावर से रहता है, मतलब एक जाएगा तो दूसरे से ऑटोमेटिकली चलता रहेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये आपका आता है एक डेटा सेंटर का कॉन्सेप्ट, मतलब गूगल का डेटा सेंटर कैसे होता है वो अंदर का।
तो अभी देखिए डेटा सेंटर के अंदर क्या क्या रहता है, ठीक है। मतलब ये तो हो गया आपका भीतर में मैं भी जो पिक्चर दिखाया मैं इधर पे गूगल का है। तो एक एक रैक में क्या क्या कॉन्सेप्ट मतलब क्या क्या कंपोनेंट आता है ये इधर पे मैं बोल लूंगा। तो अभी कंप्यूटिंग रिसोर्सेज बोल के जो है, मतलब मानिए आपका सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, जितना सारा रैम्स हो गया जो कैपेसिटी हैंडल करता है, इतना सारा यूजर का जो मानिए क्या आप फेसबुक यूज करते हैं या क्या आपका यूट्यूब यूज करते हैं, कभी भी स्लोनेस आपको देखनी है, स्लो नहीं होगा उधर पे। मतलब आपका इंटरनेट अगर ठीक ठाक होगा तो उधर पे कभी भी कुछ किसी का डेटा भी आपका स्लोनेस नहीं आएगा, क्योंकि उधर पे ऐसे ही उसका मतलब कॉन्सेप्ट है। ये जो कंपोनेंट है ये हाई एंड कैपेसिटी का होता है, ठीक है। मतलब कभी भी आपको स्लोनेस मालूम नहीं पड़ेगा। और आता है कि आपका स्टोरेज रिसोर्सेस। स्टोरेज रिसोर्सेस मतलब आपका जितना सारा डेटा और एक सेंट्रलाइज जगह होता है जहां पर स्टोर होता है। मतलब कंप्यूटिंग डिवाइस अलग होता है, स्टोरेज का अलग अलग से और रैक होता है, ठीक है। तो उधर पे सारा डेटा स्टोर होता है अनलिमिटेड। मतलब एक एक रैक में हजारों हजारों हार्ड डिस्क होता है, जीबी जीबी टीबी, अभी तो पीबी में कैपेसिटी आ गया, टेराबाइट में। तो ये इतना सारा डेटा सब कुछ उधर पे स्टोर होता है। और इधर पे इतना मतलब सिक्योरिटी होता है, सब कुछ है। मतलब सिक्योरिटी बोल के आपका फिजिकल होता है और डेटा का होता है। फिजिकल मतलब वो उस रूम पे या डेटा सेंटर में कोई जाके घुस नहीं सकता है, क्योंकि उसके लिए अलग से सिक्योरिटी गेट पे खड़ा होता है। तो वो आपको घुसने नहीं देगा, क्योंकि अंदर में पूरा मतलब हाई एंड कैपेसिटी होता है सब। उधर पे जो जितना सारा डेटा है वो कॉस्ट बहुत कॉस्टली डेटा है। मतलब अगर कुछ लॉस हो जाएगा तो बहुत बुरा मुश्किल हो जाएगा। तो तो और होता है आपका फॉल्ट टोलरेंट एंड रिडंडेंसी। मतलब इधर पे मानिए जो जितना सारा जो पहले में बोला था जो पावर का जो इशू होता है, पावर का, तो इधर पे 2 या 3 या 4 फेज से भी चलता है। मानिए एक फेज अगर डाउन हो जाएगा तो वो आपका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब किसी एक भी कंपोनेंट में बंद नहीं होगा, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए नहीं। तो ये रिडंडेंसी आता है। और आता है क्या आपका कूलिंग सिस्टम। कूलिंग सिस्टम इधर पे एक सेंट्रलाइज्ड आपका एसी होता है जहां पर मतलब 24/7 उधर पे रनिंग होता है। वो कूलिंग का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इतना उधर पे कंपोनेंट है, इतना हीट जनरेट होता है, तो वो मतलब गर्म होके जल भी जा सकता है। तो ठीक है, तो ये वाला कूलिंग उधर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है डेटा सेंटर के अंदर। और और ये होता है आपका पावर बैकअप। पावर बैकअप होता है क्या, यूपीएस रूम बोलता है, ठीक है। जहां पर मानिए एक डिजास्टर हो गया, पूरा डिजास्टर हो गया, तो डिजास्टर होके मानिए चारों फेज बंद हो गया, तो कहाँ क्या हो गया। तो ये जो आपका जो यूपीएस रूम होता है ना, यूपीएस रूम में क्या होता है आपका बैटरी कैपेसिटी रहता है। तो एक एक कैपेसिटी में इतना रहता है कि एक डेटा सेंटर मानिए 24 घंटा वो बैटरी बैकअप से भी चल सकता है। तो वो वाला भी इधर पे है। मतलब अगर मानिए चारों फेज भी चला गया, कुछ मतलब एक क्रिटिकल डिजास्टर हो गया, तो वो डेटा सेंटर भी तभी भी बंद नहीं होगा। मतलब 24 आवर्स भी टाइम रहता है जहां पर वो पावर लाइन ठीक करके फिर उसको ऑनलाइन में ले आने के लिए। तो ये आपका हो गया पूरा डेटा सेंटर का अंदर में पूरा कॉन्सेप्ट। और आता है क्या सिक्योरिटी में, और एक चीज बोलना मैं भूल गया। सिक्योरिटी में आता है कि आपका नेटवर्क, फायरवॉल, एंटीवायरस जितना सारा है वो एक सेंट्रल यूनिट, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से वो काम होता है। मतलब वो पूरा डेटा सेंटर को सिक्योर रहता है, रखता है कि बाहर से कोई अटैक नहीं कर पाएगा, या मानिए कुछ हैकिंग करने के लिए चाह रहा है तो वो हैक नहीं कर पाएगा। इतना सब सिक्योरिटी होता है, क्योंकि अगर हैक कर लिया तो कुछ हैकर कुछ डेटा चोरी कर लिया तो वो तो गया, मतलब वो डेटा कभी नहीं आएगा। और क्या अगर कुछ वायरसेस आ गया तो वो सारा कस्टमर का डेटा बोलिए कुछ भी जो है वो सब खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी वो सिक्योरिटी बहुत है, उधर पे कोई हैक भी नहीं कर सकता है, ठीक है। ये एक सेंट्रल हो गया, पूरा सेंट्रल प्रोसेसिंग में जा रहा है। तो अभी मैं बोलूंगा कि ये डेटा सेंटर में हम लोग को क्या क्या फीचर्स मिलेगा। मतलब डेटा सेंटर में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। एक है आपका अनलिमिटेड स्टोरेज मिलेगा, जहां पर आपको डेटा का कोई भी, मतलब मानिए कि एक आपका पीसी में कैपेसिटी होता है या कि छोटा सर्वर में एक लिमिटेड कैपेसिटी होता है, ठीक है।
हाँ, तो वो एक जीबी और टीबी में जाएगा जो, तो मतलब गीगाबाइट और टेराबाइट, तो वो एक लिमिटेड हो गया। लेकिन इधर पे अनलिमिटेड कैपेसिटी होगा। आप पिक्चर में देख सकते हैं एक आदमी एक मतलब एक छोटा कंपोनेंट जो है वो रैक में घुसा रहा है। तो ये आपका एक स्टोरेज का एक कंपोनेंट है, जहां पर जितना बहुत सारा हार्ड डिस्क लगा होता है और उधर पे डेटा स्टोर होता है। तो ये एक नहीं है, ये लाखों में होता है। ठीक है, जहां पर आपको अनलिमिटेड कैपेसिटी उधर पे मिलता है। और आता है आपका ईमेलिंग सर्विसेज, मतलब जो आपका याहू का जो है, आप माइक्रोसॉफ्ट का जो मेल है, वो सर्विस भी उधर डेटा सेंटर से आपको मिलेगा। डेटा सिक्योरिटी मिलेगा। डेटा सिक्योरिटी मतलब आपका जितना सारा डेटा, मानिए कि आप ये गूगल, अभी गूगल ड्राइव में अगर बोल सकते हैं, गूगल ड्राइव में अभी आपका कुछ आपका क्रिटिकल कुछ डेटा आप अपलोड कर लिए, तो क्या होगा उधर पे रहेगा आपका। मानिए मोबाइल खराब हो गया या पीसी भी खराब हो गया, कुछ नहीं होगा। आप फिर से अगर मोबाइल खरीद के या नया मोबाइल खरीद के या गूगल ड्राइव में लॉग इन करके वो डेटा आपको मिलेगा। तो इस टाइप का है। तो ये एक सेंट्रल प्रोसेसिंग में यही फायदा है। और आता है आपका रिडंडेंसी, मतलब कोई भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। मानिए एक कोई भी कंपोनेंट, मानिए ये जो स्टोरेज कंपोनेंट जो जब दिख रहे हैं इस पे, तो मानिए एक खराब हो गया एक कंपोनेंट, तो क्या होगा, आपका डेटा लॉस होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रेप्लिका होता है, मतलब एक एक कॉपी हर एक जगह में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब एक एक स्टोरेज में मतलब हर हजारों कॉपी रहता है। मानिए एक कंपोनेंट खराब हो गया तो आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ेगा वो कंपोनेंट खराब हुआ है और ये कुछ रिपेयर कर रहा है या उसको नया लेके उधर पे जुड़ रहा है, वो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये डेटा सेंटर का खुद का एक फीचर्स है। और आता है आपका हार्डवेयर इंस्टॉलेशन। मानिए क्या, आपका अगर सिंगल सर्वर रूम अगर आपका होता है, जो मैं पहले दिखाया एक सिंगल रैक में, मानिए एक कंपोनेंट खराब हो गया, तो आपको क्या होगा, सर्वर बंद करना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, या रैम खराब हो गया या सीपीयू खराब हो गया, तो बंद करके फिर आपको उसको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन डेटा सेंटर में क्या होता है, हजारों एक मतलब कंपोनेंट रहता है। तो मानिए एक कंपोनेंट खराब हो गया, एक कोई खराब हो गया, तो उसको ऑनलाइन निकाल सकते हैं, निकाल के उसको रिप्लेस करके या कुछ स्पेयर वगैरह जो है वो रिप्लेस करके फिर उसको घुसा दिया, तो वो ऑटोमेटिकली वो ले लेगा, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर अलग से होता है। मतलब रिडंडेंट सॉफ्टवेयर होता है, मतलब एक गया तो दूसरे से ऑटोमेटिकली चालू करेगा। तो जब जब वो खराब वाला ऑनलाइन हो गया है तो ऑटोमेटिकली उसको ऐड कर देगा उसमें, रिडंडेंसी टेक्नोलॉजी में। और मेंटेनेंस भी बहुत इजी होता है, मतलब ये मानिए कि आपका सभी ऑनलाइन होता है, उधर पे कभी बंद नहीं होगा, सब कुछ ऑनलाइन होता है। मानिए आपका कुछ प्रॉब्लम हुआ तो उसको जो कंपोनेंट खराब हो गया उसको सिर्फ पावर ऑफ करके उसको निकाल लो, मेंटेनेंस करके फिर उसको पावर ऑन कर दो, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा रिडंडेंट कैपेसिटी में। ठीक है। और बैकअप पावर रेजोल्यूशन का तो बोल रहे, जो उधर पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा इसका। और एक है कि इसका जो हार्ड डिस्क में जितना सारा डेटा स्टोर होता है आपके डेटा सेंटर में, अलग से और एक जगह में कॉपी होता है, बैकअप बोलते हैं उसको। मानिए क्या, पूरा कंपोनेंट, कोई भी कंपोनेंट अगर खराब भी हो गया, मतलब नहीं आ रहा है, तो उसका डेटा कहाँ जाएगा, वो बैकअप में चला जाता है। तो कभी भी कुछ जरूरत होगा, कुछ अगर डेटा लॉस होता है, तो बैकअप से आप कॉपी करके उधर पे ऑटोमेटिकली आ जाता है। और एक फीचर है ये वाला बैकअप का, जो सिंगल पीसी या उधर पे नहीं होता है। तो ये भी अभी और एक फीचर है डेटा सेंटर का। टेक्निकल असिस्टेंट मिलता है, मतलब कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो उधर पे एक रूम होता है, नॉक रूम बोलते हैं उसको, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर। तो उधर पे क्या होता है, बहुत सारा आदमी रहता है, मानिए क्या 20-30 आदमी रहता है। पूरा डेटा सेंटर में क्या हो रहा है, कुछ कंपोनेंट खराब हुआ कि नहीं, कूलिंग खराब हुआ कि नहीं, सब कुछ उधर पे कंट्रोल होता है। उधर से सब कुछ निकलना पड़ता है। अगर कुछ भी होता है तो हर मतलब तुरंत उसको रेजोल्यूशन करके वो वेंडर को कॉल करता है, वेंडर आके वो रिप्लेस कर देता है, वो ठीक हो जाता है। मतलब आपको एक मतलब सेकंड के लिए भी वो डेटा सेंटर का कुछ भी बंद नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर एक सेकंड में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, मतलब कूलिंग का कुछ प्रॉब्लम होता है या पावर का कुछ प्रॉब्लम होता है, मानिए डेटा सेंटर बंद हो गया, तो पूरा वर्ल्ड में एक्सेस बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं डेटा सेंटर में होता है, पूरा एक बार चालू हो गया डेटा सेंटर, तो पूरा एकदम जब तक वो मतलब एरिया, मतलब कुछ अगर भूकंप आ जाएगा, कुछ नहीं होता है, तब तक वो डेटा सेंटर बंद नहीं होता है, चलता है। तो ये है आपका डेटा सेंटर का पूरा कॉन्सेप्ट। और मैं बोलना चाहूंगा, अभी डेटा सेंटर तो मैं दिखा दिया। इधर पे 4 टाइप का डेटा सेंटर इधर पे है। ठीक है, तो 4 टाइप का होता है मतलब, एक है एंटरप्राइज डेटा सेंटर होता है, एक है तो आपका कोलोकेशन डेटा सेंटर होता है, एक मैनेज सर्विस डेटा सेंटर, और क्लाउड आता है। तो क्लाउड में बाद में बोलता हूँ, और पहले मैं बोलता हूँ एंटरप्राइज डेटा सेंटर। मतलब
जहां पर सिर्फ कंपनी का ही डेटा रहता है, खुद का। मानिए आपका फेसबुक होता है, गूगल होता है, माइक्रोसॉफ्ट होता है, आईबीएम होता है, इसका खुद का डेटा सेंटर में खुद का डेटा रहेगा, दूसरा कहाँ पर किसी का डेटा सेंटर में रखना। मतलब फेसबुक का डेटा गूगल में नहीं रहेगा, गूगल डेटा सेंटर में, गूगल डेटा सेंटर का, गूगल का डेटा फेसबुक का डेटा सेंटर में नहीं रहेगा। तो उसका होता है प्रोप्राइटरी, मतलब खुद का होता है। ठीक है, ये आपका एक टाइप का हो गया डेटा सेंटर। कोलोकेशन में मतलब किसी को आपको रेंट में देना पड़ता है, जैसे आपको गूगल क्लाउड में देना पड़ता है, अभी एडब्ल्यूएस में होता है, रेंट पे देना पड़ता है। तो ये आपका मानिए क्या कुछ एक मतलब डेटा सेंटर में कंज्यूमर को चाहिए 10 सर्वर का मतलब सीपीयू और रैम, वो उसको रेंट में लेके वो ऑफिस में जो ऑफिस उधर पे रेंट लेता है, तो वो पूरा डेटा उधर पे डाल के ऑनलाइन काम करता है, ये रेंट पे होता है। और मैनेज सर्विस में क्या होता है, आपका सॉफ्टवेयर वो आपको रन करना। मानिए कि सिर्फ ये आपका ऑन पैसिव का जो क्या वेबसाइट चलाना है। ऑन पैसिव का उतना नहीं है कि सिर्फ onpassive.com चलाना है, तो उधर onpassive.com में सिर्फ AWS में रन करना है। तो ये जो onpassive.com का जो वेबसाइट है, ये आपका जाता है आपका मैनेज सर्विस डेटा सेंटर, मतलब उधर पे सास प्लेटफॉर्म में वो काम होता है। वो एक क्लाउड का कॉन्सेप्ट है, सास प्लेटफॉर्म, तो वो उसमें काम होता है। तो वो सिर्फ ऑटोमेटिकली मैनेज होता है, मतलब वो पूरा मानिए कि सिर्फ एज नहीं है, उसको रेंट देके और वो वेबसाइट को चला रहा है उधर पे। तो बाकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस का है। वो वेबसाइट या जो कभी बंद नहीं होगा, हर 24/7 रन होगा, वो स्लो नहीं आएगा, ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस का होता है। तो सिर्फ उसको रेंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है महीने में, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडब्ल्यूएस मतलब अमेजोन का जो इंजीनियर्स है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया। सिर्फ onpassive.com को चलाना है बस, और उधर पे माने कि कुछ स्लोनेस नहीं आएगा तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उस इंजीनियर को जाता है। ये आपका मैनेज सर्विस में आ गया। और क्लाउड डेटा सेंटर में अभी मैं बोलूंगा कि अभी तो क्लाउड जो है बहुत बड़ा चीज है, तो इसके लिए मैं बाद में एक पीपीटी रखूंगा, प्रेजेंटेशन रखूंगा। तो इधर पे जस्ट छोटा करके बोलूंगा, जो क्लाउड है पूरा दुनिया में अगर आपका डेटा सेंटर खरीद मतलब होगा जब, तब आप ये क्लाउड सर्विस में आ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं आ सकते। क्योंकि क्लाउड में एक जोन वाइज आपका डेटा सेंटर होता है, पूरा दुनिया को 4 जोन में भाग करके उधर पे आपको डेटा सेंटर खड़ा होता है। तो एक एक जोन में हजारों हजारों डेटा सेंटर होता है। ठीक है, तो अभी गूगल का जो है सबसे ज्यादा है आपका दुनिया में, सबसे ज्यादा। उसके बाद आता है आपका माइक्रोसॉफ्ट का आता है, फिर आता है आईबीएम का। तो दुनिया में सबसे ज्यादा अभी तक है गूगल का डेटा सेंटर, वो गूगल का क्लाउड। और अमेजोन का आता है, गूगल के बाद ही आता है अमेजोन, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट आता है। लेकिन क्लाउड सर्विस में अमेजोन सबसे आगे, क्योंकि क्लाउड जो सर्विस है पहले अमेजोन में नहीं आया। उसका अभी मार्केट में 70% उसका मार्केट कैपेसिटी है, मतलब 70% मार्केट वो कैच करके रखा है अमेजोन में, क्योंकि ये पहले आया। उसके बाद आता है गूगल का, क्योंकि गूगल क्लाउड उसका तो खुद का डेटा सेंटर है, लेकिन क्लाउड सर्विस नहीं आया था। क्योंकि अमेजोन में पहले आया था, तो सब अमेजोन को ही प्रेफर करता है। तो अभी को है, अभी जो मतलब हम लोग का जो ऑन पैसिव जो डेटा सेंटर है, अभी 2 हुआ है। तो फ्यूचर में अगर जब हम लोग पूरा वर्ल्ड में अगर डेटा सेंटर जब खड़ा कर देंगे, तो ये क्लाउड का जो सर्विस है हम लोग भी ले आ सकते हैं। उसके लिए पूरा डेटा सेंटर पूरा वर्ल्ड में होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये क्लाउड सर्विस चालू नहीं कर सकते। अभी जो हम लोग का जो डेटा सेंटर है उसमें SaaS प्लेटफॉर्म जो है, ये मैं जब जो क्लाउड का जो मैं पीपीटी दूंगा तो वो थोड़ा डिटेल्स में उसमें बताऊंगा। जो 3 प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, उधर पे एक आपका स्लैश है आपका, एकदम सॉफ्टवेयर जो रन करता है, मतलब हम लोग का जितना सारा सॉफ्टवेयर है वो सब उधर पे रन करता है SaaS में, SaaS प्लेटफॉर्म में। अभी डेटा सेंटर आपका तो हो गया आपका टाइप का। अभी डेटा सेंटर में अंदर में बहुत सारा चीज होता है। ये आपका क्लासिफिकेशन होता है, लेवल होता है डेटा सेंटर का। मानिए ये जो हम लोग जब हम लोग जो एडब्ल्यूएस में 4 टाइप का सर्विस मिलता है इधर पे। मानिए कि आप छोटा कंपनी है तो उसको सिर्फ छोटा मोटा चीज मिलेगा, मतलब इसको क्लासिफिकेशन में 4 भाग में आता है एक डेटा सेंटर के अंदर सर्विस। ये टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4 में। ये टायर 1 में आता है क्या, नॉन रिडंडेंट कैपेसिटी, सिंगल पाथ टू पावर विथ 99.671 अवेलेबिलिटी। नॉन रिडंडेंट मतलब आपका डेटा एक जगह में ही रहेगा,
दूसरा जगह में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा या बैकअप नहीं रहेगा। ठीक है, मानिए कि आपका मानिए वही कंपोनेंट, उस कंपोनेंट अगर मैं उस कंपोनेंट में कुछ खराबी आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो आपका बंद हो गया। मतलब ये कंपनी जो छोटा कंपनी अगर उधर पे सिर्फ उसका टायर 1 का फैसिलिटी लेता है तो उसको सिर्फ वही मिलेगा। अगर बंद हो गया तो ठीक है, अमेजोन को कांटेक्ट करना होगा, अमेजोन उसको रिपेयर करेगा, उसके बाद आपका फिर बिजनेस चालू होगा। ये आपका है आपका टायर 1 एकदम मामूली जैसा। उसके आता है आपका टायर 2 में। टायर 2 में क्या रहता है, पावर का रिडंडेंसी नहीं रहता है, सिर्फ का डेटा दूसरा एक जगह में कॉपी रहता है। मानिए आपका डेटा ऑफिस चलते चलते कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसका सर्वर बंद हो गया उसका, तो बंद होने से क्या होगा, आपका डेटा लॉस नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ बंद हो गया। जो अब फिर जब वो ऑनलाइन में आ जाएगा, ऑन हो जाएगा ठीक ठाक रिपेयर करके, तो आपका जो डेटा है वो जो जहां पर बैकअप रहता है वहां से आपको ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आता है आपका टायर 2 का। टायर 3 में आता है क्या, आपका डेटा रिडंडेंट होगा, पावर रिडंडेंट होगा। ठीक है, और जितना सारा कूलिंग कैपेसिटी जितना सारा है वो भी ठीक ठाक होगा। ठीक है, तो ये जो है ये आपका टायर 3 में आता है। और हम लोग का अभी जो अमेजोन पे हम जब ये onpassive.com था, तब अमेजोन का ये टायर 4 फीचर लेके ये हम लोग का वेबसाइट चलता था। क्योंकि इसीलिए टायर 4 का रेंटल बहुत है, मतलब इसीलिए $1,50,000 रेंट देना पड़ता था एस मुफारी जी को अमेजोन में टायर 4 फीचर मतलब डेटा सेंटर का फीचर लेके इधर पे रन होता था। टायर 4 में क्या आता था, आपका पावर रिडंडेंट होता था, डेटा रिडंडेंट होता था, और स्केलेबल होता था। स्केलेबल मतलब मानिए रात को ऑनपैसिव में ज्यादा से ज्यादा क्या दुनिया में उतना लॉगिन नहीं होता है। ठीक है, रात को, तो रात को क्या होता था, उसका लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता था वेबसाइट का। दिन में जब हम लोग यूज करते थे तो onpassive.com में जितना सारा यूजर जाते थे, मानिए रात को 1000 यूजर उधर पे एक्सेस करता है। ठीक है, तो रात को अगर वो वाला एक्सेस कर रहा है तो उसका जो कैपेसिटी है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा लोड। जब वो दिन में आता है तो 1000 के ज्यादा 1,00,000 यूजर उधर पे एक्सेस कर रहा है, onpassive.com में जा रहा है, देख रहा है, उसका कुछ ब्लॉग्स पढ़ रहा है। तो ये जो है 1,00,000 हो गया दिन में। तो ये जो ऑटोमेटिकली सर्वर का जो लोड है वो ऑटो स्केलेबल होता है, मतलब ऑटोमेटिकली उधर पे बढ़ता है टायर 4 में। क्योंकि तब मानिए क्या लोड जब बढ़ेगा तो वेबसाइट स्लो होना चाहिए, लेकिन वो स्लो नहीं होगा। उसका जो कैपेसिटी है ऑटोमेटिकली ऑटो स्केलिंग टाइप कर ऑटोमेशन टूल्स द्वारा वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा लोड। मतलब उसको मानिए रात को अगर 10 सीपीयू चाहिए तो 1,00,000 यूजर के लिए 100 सीपीयू चाहिए, तो वो 100 सीपीयू ऑटोमेटिकली वर्चुअली ऑटोमेटिकली वो बैकग्राउंड में काम करेगा। ये ऑटो स्केलेबल है। ये आपका पूरा क्लाउड कॉन्सेप्ट में आता है। क्लाउड में जब मैं बोलूंगा एक पीपीटी में तो बस वो उधर पे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। मतलब वो कैसे होता है ऑटोमेटिकली कैसे होता है। मानिए दिन में 1,00,000 यूजर कम रहे, फिर जाके रात में क्या होगा, लोड कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड से हट जाएगा, सीपीयू रैम हार्ड डिस्क ऑटोमेटिकली हट जाएगा। ये ऑटो स्केलेबल होता है, इसको बोलता है। तो ये वाला फीचर अगर लेना है तो हाई रेंटेड होता है, मतलब ये तो 1,50,000 होता है, किसी को तो 3,00,000 4,00,000 यूएस डॉलर भी पे करना पड़ता है इसको अमेजोन को, क्योंकि उसका हाई एंड है। मतलब उसका डेटा और कंज्यूमर मतलब एकदम सब मतलब सबसे पहला है। मतलब उसका कुछ भी स्लो नहीं होगा। मानिए क्या फ्लिपकार्ट अमेजोन का जो amazon.com amazon.in के जो हम लोग लॉगिन करके खरीदा करते हैं, तो मानिए कि ये त्योहार आया दिवाली में, फ्लिपकार्ट में लॉगिन करके, ये सभी अमेजोन क्लाउड में है। अमेजोन तो खुद का ही है अमेजोन, और फ्लिपकार्ट वो भी अमेजोन क्लाउड पे। तो किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा। मानिए कि अगर एक साथ अगर 1,00,000 यूजर भी उसको हिट करता है, मतलब लॉगिन करता है, कुछ खरीदा करता है, कुछ पेमेंट करता है, किसी को एक सेकंड के लिए भी स्लोनेस नहीं आएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। ठीक है, दिन में बढ़ता है और रात को ऑटोमेटिकली घटता है। तो ये वाला जो है ये टायर 4 में आता है। नहीं तो क्या होगा, जब हम लोग साइट एक्सेस करेंगे, स्लो नहीं, कोई भी प्रोडक्ट उसको दिख नहीं पाएगा, पेमेंट करने में दिक्कत होगा, ये सब प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये वाला टायर 4 में कभी भी नहीं आता है। तो ये सबसे हाई कैपेसिटी होता है।
और अभी जो मैं बोलूंगा, जो हम लोग का जितना सारा अभी प्रोडक्ट है, ओमेल, ओनेट, ओट्रीम, ओडेस्क, ओचैट, ओस्टाफ, सभी अभी हम लोग का जो जितना खुद का डेटा सेंटर है उसमें चल रहा है, उसमें सैस प्लेटफॉर्म में चल रहा है। सैस प्लेटफॉर्म में क्या होता है, ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग होता है, वो सब कुछ ऑटोमेशन में रन होता है सैस में। तो ये जो जितना सारा सॉफ्टवेयर का जो जितना सारा कुछ रन होता है, ये सैस प्लेटफॉर्म में होता है। मैं जब क्लाउड में दूंगा तो उधर पे पूरा क्लियर हो जाएगा कि सैस क्या है, ये PASS क्या है, IaaS क्या है, ये सब पूरा क्लियर हो जाएगा। ये एक एक प्लेटफॉर्म में, एक एक प्लेटफॉर्म में क्या क्या काम होता है, ये सब तभी मालूम पड़ेगा, नहीं तो इधर पे कुछ नहीं कॉन्सेप्ट आएगा। तो यही है पूरा डेटा सेंटर। हम लोग का जो डेटा सेंटर है, मतलब बहुत खुशी मिलता है कि हम लोग का खुद का डेटा सेंटर है, जहां से हम लोग का इतना सारा प्रोडक्ट अभी आने वाला है, तो उधर से रन होगा। तो उधर का जो और एक फीचर्स होगा, तो वो वाला सास प्लेटफॉर्म में हम लोग उधर पे देंगे, मतलब जितना सारा कंज्यूमर उधर पे हम लोग का खरीदेगा, तो उसको सास प्लेटफॉर्म में एक्सेस मिलेगा, उधर पे ऑटोमेटिकली काम होगा। तो यही बोलना चाहूंगा, यही है आपका डेटा सेंटर कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको, आप लोगों को दे पाया। तो थैंक यू।